विधवा माँ की जादुई फूल वाली फ्रॉक। पिंकी नाम की एक लड़की अपनी माँ कमला के साथ एक गांव में रहती थी। पिंकी के पिता का देहांत हुए काफी वर्ष हो गए थे। उस समय पिंकी बहुत छोटी थी। अब पिंकी बड़ी हो गई थी और दिखने में बहुत खूबसूरत लगती थी। पिंकी की माँ कमला शहर में एक बड़े सेठ के घर में नौकरानी थी। वो उस घर में झाड़ू पोछा का काम करती थी। पिंकी की माँ की उम्र काफी हो गई थी। अपने पति के देहांत के बाद कमला ने सेठ के घर में झाड़ू पोछा करके ही अपने घर का खर्चा चलाया। सेठ की एक बेटी थी जिसका नाम था गुंजन। गुंजन एक बहुत ज्यादा बदतमीज और बिगड़ैल लड़की थी। गुंजन और पिंकी दोनों एक ही स्कूल में पढ़ती थी। गुंजन हमेशा पिंकी से जलती थी क्योंकि पिंकी दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और पढ़ने में बहुत ज्यादा होशियार भी थी। पिंकी का एडमिशन गुंजन के स्कूल में इसी वजह से हो पाया था, जिस वजह से पिंकी को स्कॉलरशिप के तौर पर एक बड़े स्कूल में एडमिशन दिया गया था। पिंकी मन लगाकर पढ़ाई करती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था और एक दिन पिंकी की माँ कमला की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, जिस वजह से वो सेठ के घर काम करने नहीं जा पाती। पिंकी के स्कूल की छुट्टियां चल रही थी। अपनी माँ के बीमार होने की वजह से वो अपनी माँ की जगह सेठ के घर काम करने के लिए जाती है। जब गुंजन की माँ पिंकी को अपने घर पर देखती है तो वो उससे पूछती है, क्या बात है पिंकी, आज तेरी माँ नहीं आई है? दरअसल बात यह है कि उनकी तबीयत कुछ खराब है और डॉक्टर ने उन्हें आराम करने के लिए कहा है। मेरे स्कूल की छुट्टी चल रही थी, इसलिए मैं काम करने आ गई हूँ। गुंजन की माँ सवाल जवाब करके वहाँ से चली जाती है और पिंकी अपने घर के कामों में लग जाती है। तभी गुंजन पिंकी को काम करता हुआ देखती है और उसके मन में एक आइडिया आता है। आज तो मैं इस पिंकी की बच्ची को अच्छा सबक सिखाऊंगी। हमेशा मुझे नीचा दिखाती है ना, कभी स्कूल में तो कभी क्लास के बच्चों के सामने। आज बताती हूँ इसे गुंजन क्या चीज है। तभी गुंजन नाटक करते हुए कहती है, अरे ये क्या, मेरी इतनी सुंदर ड्रेस ये खराब कैसे हो गई? लगता है इसे किसी ने जला दिया है। माँ माँ जल्दी इधर आओ, देखो इस लड़की ने क्या कर दिया। अपनी बेटी की आवाज सुनकर सेठानी जल्दी से कमरे में आ जाती है। तभी गुंजन कहती है, माँ ये देखो, मेरी ये सुंदर सी ड्रेस जो मैंने अपने आने वाले जन्मदिन के लिए खरीदी थी, इस लड़की ने उसे जानबूझकर जला दिया है। आपको पता है ये ड्रेस कितनी महंगी है और इसने जलन के कारण मेरी ड्रेस जला दी है। मैं सब जानती हूँ, इसने ये जानबूझकर किया है। पिंकी इधर आ, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। तूने जानबूझकर मेरी बेटी की ड्रेस जलाई है ना? तू जानती है ये पूरे 3000 रुपए की ड्रेस है। ऐसी ड्रेस तूने कभी देखी है पहले? पर मालकिन, मैंने तो प्रेस को हाथ भी नहीं लगाया, फिर ये ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने इसको नहीं चलाया है। अच्छा, तो तुझे लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? ये ड्रेस मैंने खुद चलाई है। माँ ये झूठ बोल रही है, इसी ने मेरी ये ड्रेस जलाई है। मैं तो कहती हूँ माँ, अब मुझे अपने जन्मदिन पर दूसरी ड्रेस चाहिए, वो भी 6000 रुपए वाली, और वो 6000 इसके पगार से काट ली जाए, तब इसे समझ में आएगा। वैसे भी ये ड्रेस अब खराब हो गई है, ये चली हुई ड्रेस इसी को दे दो, मुझे नहीं चाहिए। मुझे नई ड्रेस चाहिए, मैं कुछ नहीं जानती। सेठानी गुंजन और पिंकी आपस में बात कर रही होती हैं। तभी वहाँ से सेठ गुजर रहा होता है और वो ये सारी बातें सुन लेता है। अगर इसने ऐसा किया है तो इसके पगार काटने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों ना हम इसे पार्टी वाले दिन सभी लोगों की मेहमान नवाजी के लिए रख ले। इससे इसके पैसे भी नहीं कटेंगे और बिटिया के लिए नई ड्रेस भी आ जाएगी। बेटी गुंजन, तुम्हें उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपने जन्मदिन वाले दिन इससे घर के सारे काम करवाना। हाँ हाँ, यही ठीक रहेगा। सुन पिंकी, 2 दिन बाद गुंजन का जन्मदिन है और तुझे पूरा दिन जन्मदिन के सारे काम देखने हैं और मेहमानों की देखरेख भी करनी है। और हाँ, कोई भी काम गलत नहीं होना चाहिए, समझ गई? इतना कुछ होने के बाद पिंकी का मन बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और वो काम खत्म करके वापस अपने घर आ जाती है। घर आने के बाद वो सेठ के घर में हुआ हादसा अपनी माँ को बताती है।
बेटी, तुझे बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है, वो लोग ऐसे ही हैं। कल तुम्हें पार्टी की तैयारी करने के लिए जाना है तो तुम भी कुछ अच्छा पहन लेना। सभी लोग पार्टी के लिए तैयार होकर आएंगे तो तुम इन सादे कपड़ों में अच्छी नहीं लगोगी। हाँ माँ, कह तो आप ठीक रही हो, लेकिन मेरे पास तो कोई नए कपड़े नहीं है और न ही हमारे पास पैसे बचे हैं। इतना कहकर पिंकी उदास हो जाती है और वो अपने और अपनी माँ के लिए खाना बनाती है। दोनों माँ बेटी खाना खा लेती हैं और रात काफी हो जाती है। पिंकी की माँ सो जाती है और पिंकी रात भर यही सोचती है कि आखिर वो सुबह क्या पहनकर जाएगी, और ये सोचते सोचते सो जाती है। आधी रात को कमला की आँख खुल जाती है और वो अपनी बेटी की हालत देखकर बहुत ज्यादा रोती है। कमला को रोता हुआ देखकर वहाँ पर एक परी प्रकट होती है और कमला से उसके रोने की वजह पूछती है। क्या हुआ माँ, आप रो क्यों रही हो? अगर आप किसी बात से परेशान हैं तो आप मुझे बता सकती हैं। मैं आपकी समस्या का हल जरूर निकालूंगी। क्या बताऊं बेटी, मुझसे अपनी बेटी की हालत देखी नहीं जाती है। मेरी वजह से उसे कितना कुछ झेलना पड़ रहा है। आज अगर उसके पिता जिंदा होते तो शायद उसके पास बहुत अच्छे अच्छे कपड़े होते, पर हमारा तो नसीब ही खराब है। पहनने के लिए एक भी ढंग का कपड़ा नहीं है। जितना भी पैसा हम कमाते हैं वो सब पिंकी की पढ़ाई में लग जाता है। कल उसे सेठ के यहाँ पार्टी में जाना है और उसके पास कुछ भी पहनने को नहीं है, और मैं नहीं चाहती हूँ कि वो अपने फटे हुए कपड़े पहनकर जाए। अच्छा, तो इतनी देर से आप इस बात को लेकर परेशान हो रही हो। आप कितनी अच्छी माँ हैं, अपनी बेटी के बारे में कितना कुछ सोचती हैं। आप चिंता ना करें, मेरे पास एक जादुई फूलों की फ्रॉक है। वो फ्रॉक आप अपनी बेटी को दे देना और फ्रॉक से आपकी सभी दुख तकलीफ दूर हो जाएगी। इतना कहने के बाद परी अपनी जादुई शक्तियों से फूलों से बनी हुई एक फ्रॉक कमला को दे देती है और कमला उस फ्रॉक को अपनी बेटी के पास रख देती है। सुबह जब पिंकी उठती है तो अपने पास रखी हुई फ्रॉक देखकर पिंकी को बहुत खुशी होती है। फ्रॉक दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। पिंकी जल्दी से घर के काम करके वो फ्रॉक पहनकर तैयार हो जाती है। अरे वाह, ये फ्रॉक तो बहुत खूबसूरत है माँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी सुंदर फ्रॉक मैंने पहले कभी नहीं देखी, आप बहुत अच्छी हैं। इतना सब कहकर पिंकी वापस सेठ के घर काम करने के लिए चली जाती है। सुबह सुबह पिंकी किचन का काम संभालती है। किचन का काम संभालते संभालते पिंकी की फ्रॉक बहुत ज्यादा गंदी हो जाती है। सारा काम खत्म हो जाने के बाद सभी लोग पार्टी में आने लगते हैं। पिंकी अपनी गंदी फ्रॉक को देखकर कहती है, हे भगवान, इतना सारा काम करने के बाद तो मेरी ये ड्रेस बहुत ज्यादा गंदी हो गई है। अब मैं इसे साफ कैसे करूं? पिंकी जब ये सब कह रही होती है तभी वो फ्रॉक अपने आप साफ हो जाती है और एकदम चमकने लगती है। पिंकी को ये सब समझ नहीं आता, पर वो अपने बाकी के कामों में लग जाती है। गुंजन अपनी पार्टी में अपने सभी दोस्तों से मिलती है, पर वो किसी को भी पिंकी से नहीं मिलाती है। गुंजन का एक दोस्त विक्रम भी पार्टी में आया होता है, जो पिंकी को काम करता हुआ देखता है। विक्रम पिंकी को एक ही नजर में पसंद कर लेता है। गुंजन देखती है कि विक्रम बार बार पिंकी की तरफ देख रहा है। तभी पिंकी की बेइज्जती करने के लिए गुंजन उसे अपने पास बुलाती है। अरे पिंकी, जरा इधर आना, मेरे फ्रेंड के लिए कोल्ड ड्रिंक तो लाओ। तभी पिंकी कोल्ड ड्रिंक लेकर गुंजन के पास आने लगती है। पिंकी वो कोल्ड ड्रिंक विक्रम को दे देती है। विक्रम पिंकी को देखता रहता है। अरे गुंजन, ये लड़की कौन है? तुमने इससे तो मेरा इंट्रोडक्शन नहीं करवाया है। इसमें इंट्रोडक्शन कराने जैसा कुछ खास नहीं है। ये हमारे घर की एक मामूली नौकरानी है। गुंजन अपने सभी दोस्तों के सामने पिंकी को जलील करती है। पिंकी को बहुत बुरा लगता है और वो रोते रोते पार्टी से अपने घर वापस चली जाती है। विक्रम को भी ये सब अच्छा नहीं लगता और पिंकी के पार्टी से चले जाने के बाद विक्रम भी पार्टी से निकल जाता है। उसके बाद सारा किस्सा पिंकी अपनी माँ को बताती है। कोई बात नहीं बेटी, पर आज के बाद तुम सेठ के घर मत जाना।
मैं किसी तरह जंगल से लकड़ियाँ काटकर उसे बाजार में बेचूंगी, पर तुम्हें वापस सेठ के घर काम पर नहीं भेजूंगी। इसके बाद पिंकी वापस कभी सेठ के घर काम करने नहीं जाती है। विक्रम पिंकी को बहुत ढूंढता है और उसे आखिर में पता चल जाता है कि पिंकी का घर किधर है। तभी विक्रम अपने माता पिता को लेकर पिंकी के घर उसका हाथ मांगने के लिए आता है। विक्रम एक बहुत ही अच्छा लड़का था। यह देखकर कमला शादी के लिए हाँ कह देती है और कुछ दिनों बाद पिंकी और विक्रम की शादी हो जाती है। विक्रम का परिवार बहुत अच्छा था और विक्रम एक बहुत अच्छा लड़का था, इसलिए पिंकी अपने जीवन में बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उस जादुई फूलों के फ्रॉक की वजह से पिंकी के आगे का जीवन बहुत ज्यादा खुशहाल हो जाता है और पिंकी की माँ भी हंसी खुशी रहती है। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक दुखी परिवार रहता था। परिवार में गीता और सीता नाम की दो बहनें अपने पिता राम के साथ रहती थी। उनके दुख का कारण था कि उनकी माँ कुछ दिनों से बहुत बीमार थी। गीता और सीता के पिताजी शहर में चौकीदारी की नौकरी किया करते थे। उन्होंने गीता की माँ को अच्छे अच्छे अस्पताल में इलाज करवाया था, परंतु वो ठीक नहीं हो पाई थी और उनका सारा पैसा भी खर्च हो गया। अंत में वो बीमार हालत में घर में लेटी हुई थी। इसी तरह दिन बीत रहे थे और एक सुबह अचानक गीता की माँ सीता और गीता को अपने पास बुलाती है और उनसे कहती है, मेरी प्यारी बेटी, तुम दोनों अपना ध्यान रखना। अब मुझे लगता है कि मेरे जाने का समय हो गया है, इसलिए अब मैं जाते जाते तुम्हें दो जादुई सूट देना चाहती हूँ। गीता, मेरी अटैची से वो लाल और हरा सूट निकाल कर लाओ। इसके बाद गीता अपनी माँ के कहे अनुसार अटैची से वो दोनों सूट निकाल कर ले आती है। क्या ये दोनों सूट जादुई है? और अगर ये जादुई सूट है तो मैं जल्दी से इसे पहनकर तुम्हारी तबीयत ठीक कर देती हूँ माँ। नहीं मेरी प्यारी बेटी, मुझे जिस महापुरुष ने ये जादुई सूट दिए थे, उन्होंने कहा था कि तुम कभी भी ये सूट अपने लिए इस्तेमाल नहीं करोगी, बल्कि दूसरों की सेवा करने के लिए करोगी। और बस इसलिए मैंने पूरी जिंदगी गरीबी में काट दी। गीता, ये लाल वाला सूट तुम ले लेना और सीता, ये हरा वाला सूट तुम ले लेना। मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी गरीबी में काट दी, परंतु मैं तुम्हें गरीबी में जिंदगी नहीं काटने दूंगी। इतना कहकर गीता की माँ भगवान को प्यारी हो जाती है। इसके बाद राम गीता और सीता के साथ मिलकर अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार कर देता है। इसी तरह दिन बीत रहे थे, परंतु लगभग 1.5 महीना बीतने के बाद भी गीता और सीता को माँ की कमी महसूस हो रही थी। रिश्तेदार और पड़ोसियों के समझाने के बाद राम दूसरी शादी के लिए तैयार हो जाता है। इसी तरह कुछ दिन बाद एक अच्छी लड़की देखकर राम की शादी शोभा नाम की औरत के साथ हो जाती है। शोभा एक बहुत ही अच्छे स्वभाव की औरत थी। शोभा का पहले से ही एक बेटा था जिसका नाम आयुष था। शोभा राम की नई पत्नी होने के नाते घर का सारा काम अपने सर पर उठा लेती है। इसी तरह से दिन बीत रहे थे, परंतु शोभा कभी भी गीता और सीता को भला बुरा नहीं कहती थी। सीता और गीता अपनी माँ के दिए हुए सूट ही पहनती थी। इसी तरह एक हफ्ता बीत जाता है और एक दिन शोभा के घर कुछ रिश्तेदार आते हैं। अरे शोभा, तुम्हारी 2 बेटी होते हुए भी तुम घर का काम क्यों करती हो? अगर तुम चाहो तो तुम इनसे भी काम करवा सकती हो। और वैसे भी उनके पिताजी तो शहर में काम करने गए हैं, अब तो उन्हें कानो कान खबर भी नहीं होगी। अरे नहीं नहीं बहन, ये तुम क्या कह रही हो? अभी मेरी दोनों बेटियों की पढ़ने लिखने की उम्र है और तुम कह रही हो कि मैं उनसे काम करवाऊं? मेरे जीते जी मैं उन्हें काम नहीं करने दूंगी। इस तरह शोभा के रिश्तेदार शोभा को बार बार भड़काने की कोशिश कर रहे थे, परंतु शोभा अपने रिश्तेदारों की बात नहीं मानती। तभी वहाँ पर शोभा की दोनों सौतेली बेटियाँ गीता और सीता आ जाती है और वो देखती है कि उनके रिश्तेदार शोभा के कान भर रहे हैं।
दीदी, अब इन रिश्तेदारों का बहुत हो रहा है। मुझे लगता है कि अब हमें दोनों जादुई सूट का इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं तो ये रिश्तेदार हमारी माँ जी के कान भर देंगे और फिर क्या पता माँ जी इनकी बातों में जल्दी आ जाए। हाँ गीता बहन, तुम सही कह रही हो, हमें देर नहीं करनी चाहिए। तुम चुटकी बजाकर इस जादुई सूट से एक जादुई छड़ी मांग लो, जिसकी सहायता से हम इनके शरीर में खुजली करने लगेंगे, जिसके बाद ये यहाँ से भाग जाएंगे। गीता की चुटकी बजाते ही वहाँ पर एक जादुई छड़ी आ जाती है। गीता उस जादुई छड़ी से एक मंत्र पढ़ती है, जिसके बाद देखते ही देखते घर में आए सभी रिश्तेदारों को खुजली होने लगती है। अचानक सभी को खुजली होता देख शोभा कुछ समझ नहीं पाती। इसके बाद खुजली से परेशान होकर सभी रिश्तेदार वहाँ से भाग जाते हैं। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और शोभा के घर में राशन खत्म हो जाता है। यह देखकर शोभा बहुत परेशान हो जाती है और वो सोचती है कि आज खाने में क्या बनेगा, घर में तो राशन ही नहीं बचा। तभी वहाँ पर सीता आती है और अपनी सौतेली माँ से कहती है, क्या हुआ माँ जी, आप इतनी परेशान क्यों हो? मुझे बहुत तेज भूख लगी है और आपने अभी तक खाने के लिए क्यों नहीं बुलाया? आज खाने में क्या बना है, जरा बताओ ना माँ। वो बेटी, बात कुछ ऐसी है कि घर का राशन खत्म हो गया है, तो मुझे थोड़ा समय दे दे, मैं अभी दुकान से राशन ले आती हूँ। इसके बाद शोभा राशन लेने के लिए घर के बाहर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ सीता अपनी बहन गीता के पास जाती है और उसको सारी बातें बता देती है। गीता अपनी बहन सीता की बात समझ जाती है कि अब उसे क्या करना है। उसके बाद वो दोनों बहनें किचन की ओर जाने लगती है। किचन में आने के बाद सीता और गीता दोनों हाथ जोड़ती है। इसके बाद वो दोनों एक जादुई मंत्र पढ़ते हैं। मंत्र पढ़ते ही उन दोनों के सामने बहुत सारा खाने पीने का राशन आ जाता है। सीता और गीता राशन देखकर खुश हो जाते हैं और चुपचाप वहां से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ शोभा, जो घर के बाहर राशन लेने गई थी, उसके पास राशन लेने के लिए पैसे नहीं थे। शोभा ये सोच सोचकर बहुत दुखी थी। इसी तरह थोड़ी देर गांव में इधर उधर घूमने के बाद और लोगों से मदद मांगने के बाद भी शोभा को कुछ नहीं मिलता। इसके बाद वो खाली हाथ घर की ओर आने लगती है। थोड़ी देर बाद शोभा घर पहुंच जाती है तो वो देखती है कि उसके किचन में तो बहुत सारा खाने पीने का राशन रखा हुआ है। शोभा सीता और गीता और आयुष तीनों को आवाज लगाकर बुलाती है। अपनी माँ की आवाज सुनकर वो तीनों किचन में आ जाते हैं। अरे मेरे बच्चों, जरा मुझे ये बताओ कि जब मैं राशन लेने घर के बाहर गई थी तो घर में थोड़ा सा भी राशन नहीं बचा था, परंतु जब मैं बाहर से घर में आई तो घर में खाने पीने का बहुत सारा राशन रखा हुआ है। ये इतना सारा राशन कहाँ से आया? सीता और गीता अपनी माँ की बात सुनकर झूठ कहते हैं। वो दरअसल माँ जी, जब आप राशन लेने गए थे तो कुछ सरकारी कर्मचारी हमारे घर आए थे और उन्होंने हमारे घर की आर्थिक स्थिति देखकर हमें ये सारा राशन फ्री में दे दिया। हाँ माँ, दीदी सही कह रही है, ये सभी राशन सरकारी कर्मचारियों ने फ्री में दिया है और उन्होंने कुछ रुपए भी दिए हैं। इसके बाद गीता अपने जादुई सूट से मांगे हुए पैसे अपनी माँ शोभा को दे देती है। शोभा इतने सारे पैसे देखकर खुश हो जाती है। इस तरह सीता और गीता फिर एक बार अपनी माँ शोभा की सहायता करते हैं। इसी तरह दिन बीत रहे थे और एक दिन शोभा के बेटे आयुष की तबीयत खराब हो जाती है। शोभा अपने बेटे की खराब तबीयत देखकर बहुत परेशान हो जाती है, परंतु शोभा के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने बेटे का इलाज एक प्राइवेट हॉस्पिटल में करवा सके। शोभा अपने बेटे के लिए किचन से पानी लेने गई थी, तभी वहाँ पर गीता आती है। गीता अपने हाथ जोड़कर एक मंत्र पढ़ती है। गीता के मंत्र पढ़ते ही आयुष की तबीयत पहले की तरह एकदम ठीक हो जाती है। तभी गीता को जादू करता हुआ गीता की सौतेली माँ देख लेती है। बेटी, ये तुम क्या कर रही थी? मैंने तुम्हें देख लिया है। बेटी सच बता, तू मेरे बेटे पर काला जादू तो नहीं कर रही थी? नहीं माँ जी, मैं कोई काला जादू नहीं जानती। मैं तो बस अपने भाई आयुष की तबीयत ठीक कर रही थी, क्योंकि मेरे पास जादुई शक्तियाँ हैं।
इसके बाद गीता अपनी माँ को सारी बात बताने वाली होती है कि तभी वहाँ पर सीता आ जाती है। तभी सीता अपनी जादुई छड़ी से वहाँ पर बहुत सारा पैसा और सोना चांदी प्रकट कर देती है। अपने सामने इतना सारा सोना चांदी देखकर शोभा को कुछ समझ नहीं आता। इसके बाद सीता अपनी माँ से कहती है, हाँ माँ जी, गीता सही कह रही है। हम दोनों कोई साधारण लड़कियां नहीं हैं, क्योंकि जब हमारी माँ हमें छोड़कर स्वर्ग गई, उससे पहले उन्होंने हमें 2 जादुई सूट दिए थे, जिसमें से पहला सूट गीता ने पहन रखा है और दूसरा सूट मैंने पहन रखा है, जो कि जादुई है। इसके बाद सीता और गीता अपनी माँ को सारी बात बता देती हैं और इस तरह उस दिन के बाद वो सभी एक साथ हंसी खुशी से रहते हैं। और फिर उन्हें कभी किसी चीज की आवश्यकता पड़ती तो गीता और सीता अपने जादुई सूट की सहायता से मांग लिया करते। और जब कभी भी उनके यहाँ कोई गरीब व्यक्ति भीख मांगने आता तो वो दोनों बहनें जी खोलकर उनकी मदद करती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और ऐसी नई इंटरेस्टिंग हिंदी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलती हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।